सुधांशु जी पहले आप जवाब दीजिए आप कीर्ति जी की बातों का। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देश में अब लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर एक फटीग सेट इन कर रहा है और उन्हें लगता है कि अब लोगों के वोटिंग पैटर्न में बदलाव आएगा, पूरे देश में आएगा और इसके लिए वो मिलकर काम करेंगे और वो 77 को कोट कर रहा है। मैं दोनों का जवाब देता हूं, पहले आचार्य जी का और फिर कीर्ति जी का। आचार्य जी ने कहा, आचार्य जी आपने मुझे सुना नहीं, मैंने तो यही कहा ना, आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने जो बैठकों के दौरान जो भी कर्नाटक पे चर्चा की होगी और अभी जो आप शायद टीवी ना देख पा रहे हो, राजस्थान में जो आप दुर्धर्ष संघर्ष कर रहे हैं जन समुदाय के, जन सरोकार के मुद्दों को लेके मुक्केबाजी के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सारा आपका संघर्ष फलीभूत हो और वो आपके को सही दिशा में ले जाने में सफल हो। मैंने तो आपको बधाई दी है, शायद आपको उस समय न सुनाई पड़ा हो तो आप देख लीजिएगा। दूसरा, मैं कीर्ति जी से कहता हूं, देखिए वोटिंग पैटर्न में एक बदलाव की बात अंजना जी आपने बिल्कुल सही कही है। वोटिंग पैटर्न में जानते क्या बदलाव आया कर्नाटक में? भाजपा का 36% इंटैक्ट है, जो कांग्रेस का 5% बढ़ा है वो एक क्षेत्रीय दल से 5% शिफ्ट हुआ है। जेडीएस का सीधे 5% घटा और वो सीधे 5% वहां गया। यानी पहली बार ये उभर के सामने आया है कि किसी क्षेत्रीय दल का वोट कांग्रेस अपने में लेने में सफल हो गई। अब ये खतरा सारे क्षेत्रीय दलों के ऊपर हो गया। इसीलिए आप देखिए स्टालिन ने सबसे पहले बयान दिया, चूंकि डीएमके उनके साथ गठबंधन में है, कहीं ऐसा ना हो मेरा थोड़ा वोट छीन ले। अब सोचिए कि ममता जी हो या बिहार में नीतीश बाबू हो, सबको यह डर हो गया कि अगर कांग्रेस शक्तिशाली हो गई, और फिर तो अभी बहुत सारे हथियार इनके पास भी थे। अब देखिए चुनाव का परिणाम आ गया, इसलिए मैं उन मुद्दों पर नहीं जाता। जो भी इन्होंने किया रणनीतिक दृष्टि से सफल रहा कि पीएफआई का मुद्दा हो, जो भी हो, जेडीएस से वोट इनकी तरफ आ गया। अब यह खतरा अन्य जगहों पर भी हो सकता है। तो जैसा आपने पूछा कि ममता दीदी आएंगी या नहीं आएंगी, वो आए या ना आए, जो मैंने पहले कहा था कि राहुल गांधी जी की यात्रा से लेकर कर्नाटक के चुनाव का यह परिणाम जानते हैं किसके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है? किसके लिए? नीतीश बाबू के लिए, केजरीवाल जी के लिए, ममता जी के लिए, तेलंगाना वाले आपने के.एस. चंद्रशेखर राव जी के लिए और शरद पवार जी के लिए, जिनको लगता था कांग्रेस कमजोर रहेगी तो हम नेता बन जाएंगे। अब यदि वो बेंगलुरु आएंगे तो अपने अरमानों की होली जलते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है पैटर्न में जो बदलाव आ रहा है ना, जो संकेत दिया है बदलाव का, वो इन सारे विपक्षी दलों को जो अपने में विपक्षी दल के एकता के अलंबरदार बनने के लिए लगे हुए थे, इनके लिए वही जो बात मैंने उस दिन बोली थी उसे दोबारा रिपीट करूंगा कि कर्नाटक की जीत के बाद इन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाजपा की हार का जश्न मनाएं, हम हारे हैं स्वीकार करते हैं, या अपने अरमानों पर गिरी हुई बिजली का गम बनाएं। तो इनके लिए तो वो शेर लागू होता है कि न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। तो ये अब आप बेहतर होगा कि आप चूंकि अन्य दलों के तो प्रतिनिधि नहीं है, कीर्ति आजाद जी हैं, उनसे पूछ लीजिए कि उसमें इनको अपने अरमानों का मुहर्रम या भाजपा की पराजय की ईद क्या नजर आ रही है? ठीक है, मैं कीर्ति जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले रोहन जी आपका मौका है इस बार। रोहन जी, अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं बुलाया आपने? देखिए अंजना जी, क्यों नहीं बुलाया उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसे आपने रिपोर्ट की तब तक नहीं मालूम था किसको बुलाया, मैं भी यहाँ पे हूँ, मैं चेक करके आपको जरूर बताऊंगा। देखिए मुझे अंजना जी आज एक बात की खुशी है कि आपका जब विपक्षी दल जो भाजपा है, जो अपनी गलतियों में से सीखने को तैयार आज भी नहीं है, तो मुझे विश्वास है कि जो भविष्य में उनका जो हाल होगा ना, ये अहंकार का, इनको मालूम भी नहीं चलेगा, इनके पांव तले जमीन सरक जाएगी। अभी सुधांशु जी ने बात की, कांग्रेस की बात की, सब दलों की बात की, क्योंकि मैं कर्नाटका में 45 दिन था। अंजना जी, मैं इनकी हकीकत बताता हूं क्या हुआ। इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस के पास चला गया। अरे भाई, कोस्टल कर्नाटका जहां पे जेडीएस का कोई अस्तित्व नहीं है, बॉम्बे कर्नाटका जहां पे मैं लगभग 40 दिन था, वहां पे तो कोई जेडीएस का अस्तित्व ही नहीं है। वहां पे लिंगायत समुदाय जो मेजर समुदाय है बॉम्बे कर्नाटक में, पूरी तरह से अपना हाथ उसने आपके अंदर से हटा लिया। वो लिंगायत समाज के जहां पे येदुरप्पा जिसके आपके सीएम थे, आपने उसको कट्टू साइज किया। देखिए अंजना जी, एक इनकी जो स्टाइल है बीजेपी की थोपने की, ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली से लीडरशिप को थोपा जाए। ये लोग नहीं चाहते कि रीजनल लीडर स्ट्रांग हो। हाँ, मैं मानता हूं हमारे वहां पे रीजनल लीडर स्ट्रांग है और कई बार उनको बैलेंस करने में हमको तकलीफ होती है, पर हम मैनेज तो करते हैं। इनको तो मजबूत आदमी पसंद ही नहीं है। सिर्फ दो ही चेहरे पे इनको पूरे देश में चुनाव लड़ना है। इनको येदुरप्पा नहीं चाहिए, उनको जगदीश शेट्टर नहीं चाहिए, उनको लक्ष्मण सावड़ी नहीं चाहिए।
उनको सिर्फ 2 चेहरे चाहिए। यही जो अहंकार है कर्नाटक ने उसको जवाब दिया है कि कर्नाटक की सरकार कर्नाटक से चलेगी, कर्नाटक की सरकार दिल्ली से नहीं चलेगी। एक मजबूत लीडर थे येदुरप्पा जी, उनको हटाया गया। उसके बाद लिंगायत समाज जिसने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया, सारे लीडर को काटा गया और करीब 36 लोगों को जो परिवारवाद का शिकार है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, चाचा मामा ताऊ जीजा सारे रिलेशन इनके, वो जो टिकट दी गई उसमें 36 लोगों, ऐसे लोग जो किसी के भाई है, बहन है, पत्नी है, उनको टिकट दी गई। मतलब उनका जो कार्यकर्ता था, नींव का पत्थर था, वो परिवारवाद की बलि चढ़ गया। इसी कारण भाजपा का ये हाल हुआ है। अंजना जी, हर हार में से हर पार्टी को कुछ सीखना चाहिए, विनम्रता से सीखना चाहिए। आपकी डिबेट में जब भी हमारी गुजरात में हार हुई हो, कभी भी मैं आया हूं, मैंने कभी अहंकार नहीं दिखाया। मैंने कहा कि हाँ हमारी गलतियां हैं, हम हमारा मैसेज जनता को पहुंचाने में नाकामयाब रहे। एक सेंटेंस दिखाइए सुधांशु जी के मुंह से ये कहा हो कि नहीं हमने जो गलत इश्यू उठाया उसके कारण हार हुई। एक सेंटेंस दिखाइए कि वो बहाने कि नहीं हमने बजरंग बली जी को बजरंग दल के साथ कंपेयर किया इसलिए हमारी हार हुई। एक बार सुधांशु जी ने कहा बताइए कि हमने 600 वादे जो जनता को किए थे, 60 वादे भी हम पूरे नहीं कर पाए इसलिए हमारी हार हुई। एक बार बताइए कि 40% कमीशन जो सरकार है उसके कारण हार हुई। अरे कभी तो आप इतनी बड़ी चैनल में डिबेट में आते हैं, अहंकार मत दिखाइए।